ये बात कर लेते हैं कुछ सियासी खबरों की। विधानसभा चुनावों में अब 5 महीनों का वक्त है। चुनावों से पहले सीएम शिवराज ने विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। सीएम हाउस में चर्चा में जमीनी स्तर पर स्थिति और आपसी समन्वय और आगामी चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश में कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात सामने आई थी, जिसके बाद अब लगातार कार्यकर्ताओं से खुद सीएम शिवराज बात कर रहे हैं। उमरिया की बांधवगढ़ के विधायक की सीएम शिवराज से चर्चा हुई, जिसमें बांधवगढ़ के विधायक शिवनारायण सिंह ने क्षेत्र की जानकारी दी। विधायक ने कहा कि सीएम से आगामी चुनावों को देखते हुए योजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। विकास यात्रा में जो आवेदन आए हैं उनमें लोगों की तमाम मांगों को पूरा किया गया है। जो अपात्र हैं उनको भी पात्र करके योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सभी के बीच अच्छा समन्वय है। हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो विभिन्न सारी योजनाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा धरातल पर उतरे, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की कि लोगों के जीवन में खुशियां आए, तभी आएगी जब हम योजनाओं को उनके घर पर पहुंचाएंगे। तो आपके बड़वानी क्षेत्र में क्या कुछ तस्वीरें हैं, कामकाज की रिपोर्ट भी? बड़वानी मैडम मैं नहीं हूँ, उमरिया से बांधवगढ़ से। जी अच्छा, जी। तो वहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें? अपने यहाँ ठीक है। अपने विकास यात्रा में बहुत सारे आवेदन आए और लोगों की हल भी हुए तत्काल, और जो अपात्र हुए थे उनको भी कुछ अभी पात्र करके उनको भी योजना से जोड़ने का। आगे चुनावों के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां हैं जो सीएम की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को? यही कहा है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए। नाराजगी भी है, कोऑर्डिनेशन में कहीं कभी कोई नहीं, ऐसा मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा है क्या कहता हूँ कोई नाराजगी हो। कोऑर्डिनेशन में कहीं लगता है सत्ता संगठन के बीच? ऐसा नहीं, कोई नहीं, बढ़िया चल रहा है। तो बांधवगढ़ के विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने गुना के सांसद केपी यादव से भी मुलाकात की। केपी यादव ने जब न्यूज़ 18 से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी कुछ बातें रखी हैं और वहां से सकारात्मक जवाब भी आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है उसको लेकर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इसको लेकर उनके कुछ सुझाव थे, इस पर भी मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। मेरे हिसाब से मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है, ग्वालियर चंबल संभाग में हम बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले जब माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब पूरी तरह से कांग्रेस में वो हावी थे और पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस उनके हिसाब से ही चलती थी। अब चूंकि वो हमारे परिवार में आ गए हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो उनके जितने समर्थक थे वो भी सभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और इसी विचारधारा में उनका विलय हो गया है, वो मिलजुल गए हैं। तो अब तो वहाँ कांग्रेस बची ही नहीं है। कांग्रेस का ऐसा कोई भी नेता उस क्षेत्र में नहीं है जिसके पास कोई जन समूह हो या जनता का समर्थन उनके साथ हो। तो लोग कुछ भी कहें, पर मेरा अनुमान ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और कहीं कोई नाराजगी मेरे ख्याल से नहीं है। अगर 1-2 लोग, एक विधानसभा में 2 लाख मतदाता होता है और 2 लाख में से अगर 2-4 लोग थोड़े नाराज हैं तो हम उनको मना लेंगे और मान भी गए हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ है। अब तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव का रिजल्ट भी आप देखेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सरकार 2023 में तो बीजेपी की ही बनेगी, ये दावा कर रही हैं पूर्व मंत्री इमरती देवी। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि संबल योजना या कई योजना जिनका शिवराज सरकार में जो योजनाएं चलाई गई थी उनको बंद कर दिया गया कमलनाथ सरकार में, और कमलनाथ सरकार की इतनी अच्छाइयां थीं तो आखिरकार 1.5 साल के भीतर वो सरकार आखिर गिर क्यों गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नारियों का सम्मान नहीं होता है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हमारे साथ है। वहीं विदिशा विधायक राशि मैम भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राशि जी, आप ही से जानना चाहेंगे तैयारियां कैसे चल रही है चुनाव? हमारी तैयारियां पूरे 5 वर्ष चलती रहती हैं, इसलिए ये कहना एकदम से ठीक नहीं होगा कि अभी कैसी तैयारियां चल रही हैं। अब तो लास्ट मोमेंट आ गया है और चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, नवंबर में चुनाव है हमारे, तो तैयारियां तो बहुत जोरों पे हैं। और जिस तरह से हमने देखा महिला केंद्रित योजनाएं हम पार्टी लेकर आई है और आप लोग लगातार काम कर रहे हैं कि हर महिला को उसका फायदा भी पहुंचे। जो बहनें हैं पार्टी में मौजूद बहनें, उनकी क्या उम्मीदें आगामी? जो भाई पार्टी में जो बहनें हैं हम लोगों के लिए तो अभी लाडली बहना जो है बिल्कुल ऐसी योजना एक सामने आई है। आगे बढ़ते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है और उसके बाद इस कदम को नोटबंदी 2.0 के तौर पर
देखा जा रहा है। क्या यह कदम नोटबंदी का ही एक रूप है? इस पर पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे नोटबंदी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसे श्रृंखला बनाकर अंजाम दिया गया। इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी, जब 2000 के नोट छपने बंद हो गए थे। तभी फैसला लिया गया था कि इस नोट को सर्कुलेशन से धीरे धीरे वापस ले लिया जाएगा। लोगों को इस बात का डर है कि क्या ये डीमोनेटाइजेशन 2.0 है। इस समय हमारे साथ है मिस्टर नृपेंद्र मिश्रा, जो उस समय भी थे जब पिछली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ था। क्या आश्वासन आप लोगों को देना चाहोगे? बहुत लोग पैनिक में हैं, बहुत लोगों का कहना यह है कि डीमोनेटाइजेशन है, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई का कहना है ये बिल्कुल ही डीमोनेटाइजेशन, इसको ना माना जाए। आपने सही बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय इसके लिए अधिकृत हैं कि वह पूरे देश को आश्वासन दें कि यह किसी प्रकार का डीमोनेटाइजेशन का कोई कदम नहीं है। लेकिन मैं एक समय में संबद्ध था प्रधानमंत्री कार्यालय से, जिस समय की डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उस समय एक टीम जो लोग साथ में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को राय दी थी कि हमको 2000 रुपए के नोट छापने पड़ेंगे, क्योंकि हम 500, 100 रुपए और 1000 रुपए के नोट जो है अगर छापेंगे तो कुल आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री जी इससे आश्वस्त नहीं थे। प्रधानमंत्री जी का मत था प्रारंभ से ही कि बड़े नोट नहीं छपने चाहिए, क्योंकि उससे काले धन और कर की चोरी को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन एक टीम के नेता होने के कारण, टीम के कप्तान होने के कारण सबकी राय के अनुसार वो चले। लेकिन उनके मन में यह था कि यह ज़्यादा दिन चलने की व्यवस्था नहीं करनी है। इसीलिए आपने देखा कि लगभग 2018 में 2000 रुपए के नोट जो है उनका छपना बंद कर दिया गया। और छपना बंद करने के साथ साथ यह भी निर्णय अंदरूनी ढंग से ले लिया गया था कि 2000 रुपए के नोट हम अब धीरे धीरे सर्कुलेशन से, वितरण से बाहर कर लेंगे और रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले लेगा। एटीएम में भी इसकी उपलब्धता नहीं हो रही थी और उस समय तक 100 रुपए और 500 रुपए के नोट इतने छप गए थे कि इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। तो सेकेंड स्टेज में विड्रॉल हुआ और थर्ड स्टेज में फाइनल विड्रॉल का निर्णय, जो अभी आपने कल सुना आरबीआई से, वह हुआ कि 30 सितंबर तक अब इसका सर्कुलेशन नहीं होगा। तो आप यूँ मान कर चलें कि इसका पहली बात कोई डिमोनेटाइजेशन से कोई संबंध नहीं। दूसरी बात कि यह एक निर्णय था जिसकी एक श्रृंखला थी, जो 2018 से चली, 2023 में पूरी हो गई, जो कि एक प्रधानमंत्री जी के विश्वास नीति के अनुसार थी। वह इस मत के सदैव रहे कि जो गरीब है, तबका है, उसके खरीद फरोख्त यानी लेन देन में 2000 रुपए के नोट का कोई स्थान नहीं है। इसलिए वो यह मत के थे कि इस देश में छोटे नोट मूल्य के, छोटे मूल्य के नोट 100 रुपए और 500 रुपए के नोट ही उपलब्ध किए जाने चाहिए, जिसकी अब व्यवस्था है। तो काला धन को रोकने की बात की जा रही है, एक वो है, और दूसरा पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यही कहेंगे? मैं दूसरे को ज़्यादा महत्वपूर्ण दूंगा, क्योंकि काले धन की लड़ाई तो केवल एक कदम से नहीं होती, वो तो हर कदम पे काले धन से लड़ाई है। तो वो तो इस तरह है जो गुड ओवर इविल की फाइट है। लेकिन जो दूसरी बात है, ऐसे सिटीजन, आज मैं आम नागरिक हूँ, मैं यह कह सकता हूँ कि किसी प्रकार से किसी को यह संदेह नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार का डिमोनेटाइजेशन का यह कदम है। यह एक सामान्य कदम है जिसमें बड़े सर्कुलेशन के नोट को हटा दिया गया है और सभी को
आप 500 और 100 रुपए के नोट ले सकते हैं। आप जाएं, बैंक में जाएं, रिजर्व बैंक के ब्रांचेस में जाएं और आप अपना 2000 रुपए का नोट देकर अपने 100 और 500 के नोट प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।